हेलो वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं रिवीजन के साथ साथ एक नया टॉपिक लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन को हम उसमें कंबाइन करेंगे। देखो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रे डायग्राम यूजिंग दिस कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉन्केव लेंसेज, और वहाँ पे आपको मैंने बताया था अलग अलग पोजीशन पे किस तरह हम जब ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और उसको एक बार हम आज यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हम लेंस फॉर्मूला करने वाले उसमें जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और साथ ही साथ इमेज का नेचर क्या हो रहा है, मैग्नीफिकेशन क्या है, उसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सारी बातों को आज हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस दो तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है, एक रियल इन्वर्टेड और एक वर्चुअल इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड में इतने सारे वैरायटीज़ हैं जिस इमेज जैसा बनता है। पहले तो पॉइंट साइज डिमिनिश्ड भी बना सकता है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, सेम साइज। तो ये कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड में इतने सारे इमेजेस को बना सकता है, बट वर्चुअल इरेक्ट जब भी बनाएगा तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। याद रखना इस बात को, कॉन्वेक्स लेंस जब भी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और जब रियल इन्वर्टेड बनाएगा तो इनमें से कुछ भी बना सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स लेंसेज का पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव तब होगा जब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव तब होगा जब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। दूसरी बात कॉन्केव लेंसेज पे, कॉन्केव लेंसेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाता है बट उसके साथ डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमेशा ऐसा ही इमेज बनाता है। एक और पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो इमेज पॉइंट साइज का बनता है और वो फोकस पे बनता है। ठीक है, दो पोजीशन हमें इसमें याद रखना है। एक तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज बनेगा फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे छोड़ के प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और इस केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव और हमेशा लेस देन 1। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर को जाकर डिटेल में प्रॉपरली अच्छे तरीके से देख लो। ये सब आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रे डायग्राम बनाकर मैंने आपको बताया है किस तरह से क्या क्या हो रहा है। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और लास्ट बात, अगर आपको मिरर फॉर्मूले से जो न्यूमेरिकल्स कराया गया था, अगर आपको उन न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई और अगर मिरर फॉर्मूला आपका कंप्लीट है, मैग्नीफिकेशन कंप्लीट है और साइन कन्वेंशन आप बिल्कुल क्लियर हो इसको लेकर के, तो आज का लेक्चर आपके लिए ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। और आज के लेक्चर में मैं वो सारी बातें नहीं बताने वाला जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे साइन कन्वेंशंस। सेम साइन कन्वेंशंस हम लेंस के लिए भी यूज़ करेंगे जिस तरह हम मिरर्स के लिए यूज़ कर रहे थे। मैग्नीफिकेशन पे एक थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बस एक साइन का प्लस और माइनस का डिफर होता है और कुछ नहीं होता। उसी तरह लेंस फॉर्मूला, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, उसमें बस एक साइन का डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। तो अगर आपका मिरर्स कंप्लीट है, रे डायग्राम्स कंप्लीट है, मिरर फॉर्मूला कंप्लीट है और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको कराया गया था वो कंप्लीट है, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको और आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा। बट अगर आपका वो कंप्लीट नहीं है तो ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि ये लेक्चर जो आज का लेक्चर है आपको समझ आ जाए। इसीलिए पहले आप मिरर कंप्लीट करो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक्स नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, इसीलिए हम आज लेंस फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लेंगे और मैग्नीफिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे विथ सम बेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तो पता है कि ये मिरर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और इन केस ऑफ मैग्नीफिकेशन, जब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिरर्स, तो हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन होता है क्या है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है, ये होता है ना मैग्नीफिकेशन। तो अगर ये सब बात आपको पता है तो बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। हेडिंग लगा लेंगे लेंस फॉर्मूला।
इस लेंस फार्मूले को बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूले से। बच्चों ये लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है, ये लेंस फार्मूला है, या फिर तुम बोलो थिन लेंस फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला बिल्कुल अलग चीज़ है, जहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्वेश्चंस मिलता है। मतलब लेंस मेकर्स फार्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्म आ जाएगा, तो ये सब आता है लेंस मेकर्स फार्मूले में। बट ये है कौन सा फार्मूला? थिन लेंस फार्मूला। दिस इज थिन लेंस फार्मूला। कभी भी गलती से इसे लेंस मेकर्स फार्मूला से कंफ्यूज मत करना, ये लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है, थिन लेंस फार्मूला है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है? देखो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कुछ देखा सा लग रहा है ना, देखा सा लग रहा है ये। तो मिरर्स में भी हमने इसी तरह का एक फॉर्मूला किया था, ये लेंसेज के लिए ट्रू है। मिरर्स के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके इसको पढ़ पाओ अच्छे से। मिरर्स के लिए हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये है मिरर्स फार्मूला। देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्लस 1/u के प्लेस पे माइनस 1/u लग गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसका साइन अपोजिट है। यहाँ पे मिरर्स फार्मूला में ये प्लस u होता है, प्लस 1/u होता है, और यहाँ पे ये माइनस 1/u होता है। बस ये एक डिफरेंस है। ठीक, अब आगे देखो, इसको जब मैंने सॉल्व किया था सिंप्लीफाई करके, अगर हम v को सब्जेक्ट बनाकर लिख रहे थे तो हम लिख रहे थे इसे, मैंने बताया था उफ वाला एग्जाम्पल, उफ करके याद करने के लिए, उफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो इसे आप शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हो। अब जहाँ बात आती है लेंस फार्मूला की, तो लेंस फार्मूला में भी ये फार्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू, जहाँ v को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बन जाता है उफ, ऊपर तो u f ही रहता है, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता है u प्लस एफ, u प्लस एफ। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों को साथ साथ लिखेंगे ताकि आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से सब समझ आ जाए। ये लेंस के लिए, किस लेंस के लिए? थिन लेंसेज के लिए, ओनली वैलिड फॉर थिन लेंसेज। अब देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं v, u, v, f, सबको विथ साइन रखेंगे, सबको विथ साइन रखना है हमें, u, v और f को। ठीक है, हम मान लेते हैं हम जो लेंसेज यूज़ कर रहे हैं वो हम एयर में रख रहे हैं, हवा में रख रहे हैं। ठीक है, कि जो भी रे डायग्राम हमने बनाया था वो सब तो हम इसी तरह ओपन में रख कर रहे थे, मतलब एयर में रख कर रहे थे। तो मतलब वहाँ पे एक मीडियम एयर था, और लेंस का भी कुछ मीडियम होगा, लेंस किसी मटेरियल से बना है ना, तो उसका भी कुछ मीडियम होगा। तो उस मीडियम वाले क्वेश्चन को आज लास्ट में कराने वाले हैं हम, तो आज लास्ट तक बने रहेंगे, और जिनको देखना है पहले वो क्वेश्चन तो वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हो। चलो देखो आगे क्या है। अब यहाँ पे जब हमें इन सब को साइन के साथ रखना है तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेगा, वही सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करेगा जिस तरह मैंने आपको बताया था मिरर्स फॉर्मूले के लिए। उस टाइम जो साइन कन्वेंशन हमने देखा था, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे ये फॉलो करेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब इस लेंस को हम एयर में रखेंगे तब फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस हो जाएगा नेगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा पॉजिटिव। कब? जब एयर में रखा जाए। तो इन एयर मतलब लेंसेज को एयर में रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब एयर एक मीडियम हो गया, मीडियम में मतलब यहाँ समझ लो यहाँ पे एक लेंस को इस तरह से हम रख रहे हैं, ये लेंस कहाँ रखा जा रहा है? एयर में रखा, आसपास एयर है। तो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस नेगेटिव और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। याद करने का तरीका मैंने बताया था, यहाँ देखो कॉन्वेक्स में एक्स लगा हुआ है तो एक्स पॉजिटिव की तरह दिख रहा है, तो एक्स में मतलब इसको पॉजिटिव की तरह समझ करके कॉन्वेक्स लेंस ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मिरर्स ऑल्सो। तो कॉन्वेक्स मिरर ले लो या फिर कॉन्वेक्स लेंस ले लो, हमेशा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव। याद बस ये रखना है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में या फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में, लेंसेस में जब एयर में रखा जाए ये लेंसेस तब ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इसका वैल्यू वैरी कर सकता है। अब इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सारे लेंसेज को एयर में ही रखा जाएगा। इन केस आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस एयर में नहीं रखा है तब क्या इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा? यस, नो, डोंट नो या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है क्या होना चाहिए आंसर। तो कॉपी करेंगे पहले इतना। चलो हो गया, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब मिरर्स हम कर नहीं रहे हैं, साथ साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ भी आए और आपका रिवीजन भी होता रहे। अब एक शॉर्ट ट्रिक समझो। अक्सर एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन देता है तो पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर, साइज एंड
पोजीशन ऑफ द इमेज। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले नेचर बताइए, साइज़ बताइए और पोजीशन बताइए। ठीक है, पोजीशन और साइज़ के लिए हमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज को रिलेट करना पड़ेगा, वी और यू को रिलेट करना पड़ेगा अगर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है। एक और बात यहाँ पे बता दें, एफ इज़ फॉर फोकल लेंथ, वी इज़ द इमेज डिस्टेंस। अगर चाहो लिखना तो लिख सकते हो, ये वी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और ये f है फोकल लेंथ, f है फोकल लेंथ, और क्या है ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड वन मोर थिंग, सारे डिस्टेंसेस को हम मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, नोट करके लिख लेना। ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from optical center of the lens, from optical center। सेम अगर मिरर ले लेंगे तो मिरर में सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेज़र करते हैं, बट लेंसेज में हम सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। आगे सुनो, ठीक है, नेचर निकालना अगर तुमसे बोले कि फाइंड द नेचर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस टू सम हाइट सम डिस्टेंस दिस सारा वैल्यूज़ के साथ, तो याद रखना एक ट्रिक, ये लिख लो, शॉर्ट ट्रिक है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। u और v, इसको लिख लो पहले। u v अगर ऑपोजिट साइन का है, ठीक है, अगर u और v ऑपोजिट है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये फर्स्ट है। सेकंड, अगर u और v सेम साइन का है, अगर दोनों का साइन सेम है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा जब u और v दोनों का साइन सेम है और इन u और v का साइन ऑपोजिट है तो रियल इन्वर्टेड। और ये चीज़ ट्रू ओनली फॉर लेंसेज, सिर्फ लेंस के लिए। मिरर में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर लेंसेज। मिरर्स में आपको देखना है तो मिरर्स में जस्ट ऑपोजिट कर देना। ठीक है, u और v का साइन ऑपोजिट है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और अगर u और v का साइन सेम है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर लेंसेज या फिर किसी दूसरे स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए, लेंसेज और एनी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझें। सिर्फ एग्जाम्पल समझेंगे। 1, u इज़ प्लस, u तो कभी प्लस हो नहीं सकता, u इज़ -3 सेंटीमीटर्स एंड v इज़ समथिंग लाइक -3 सेंटीमीटर्स। चलो अब देखो दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस सेम साइन मतलब नेचर कैसा, इमेज जो फॉर्म करेगा उसका नेचर कैसा होगा। देखो सेम साइन के लिए क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर u है -30 सेंटीमीटर्स, ये बस एक रैंडम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, और v है +15 सेंटीमीटर्स। अब देखो दोनों साइन ऑपोजिट है, एक माइनस है तो एक प्लस है। ऑपोजिट साइन में नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए फटाफट टिक करने के लिए कैलकुलेशन करना ना पड़े, तुरंत साइन देख करके आप बता दो कि नेचर क्या होने वाला है इमेज का, तो उसके लिए ये कॉपी करो। चलिए इतनी बात क्लियर है, याद रहेगा ये सब। अगर आपसे पूछा मिरर्स के केस में तो क्या करेंगे, मिरर्स के केस में जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। मतलब क्या कि अगर u और v का साइन ऑपोजिट है
तो ये बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट इन केस ऑफ मिरर्स, और यू और वी का साइन सेम है तो ये बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ मिरर्स। मिरर्स और लेंसेज के केस में अपोजिट होगा। क्लियर? चलिए अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला समझ गया, टर्म समझ गया, किस तरह लगाना है, सब कुछ समझ आ गया। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, रब करें। चलो, ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले नहीं हैं हम इस लेक्चर में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस कराया गया है मिरर फॉर्मूले पे, है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो सब कुछ सेम है, इसी तरह जिस तरह हम यहाँ पे मिरर्स में कर रहे थे उसी तरह हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप वो लेक्चर देख लो जा करके, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ सेम होता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस TMH सॉल्व करो, फिजिक्स NCERT सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, और कोई भी अच्छी साइड बुक प्रेफरेंस बुक रखे हो तो उसको सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और मैंने जितना करा दिया है मिरर्स फॉर्मूले में उतना कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड्स भी अच्छे से चला जाएगा। चलिए ये देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं लेंसेज के केस में। मैग्निफिकेशन, अब देखो ये मैग्निफिकेशन का सिंबल तो सबको पता है, स्मॉल m, और इस मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत अलग अलग नाम है इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो बहुत सारा अलग अलग नाम है मैग्निफिकेशन का, लीनियर बोल लो, लैटरल बोल लो, या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोल लो। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, एग्जामिनर को जो ठीक लगेगा वो नाम तुमको दे सकता है। ठीक है, एक और लिख लो, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम है मैग्निफिकेशन का। डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन में इससे पहले वाले लेक्चर में, मिरर्स फॉर्मूले में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बना है या इमेज कितना छोटा बना है। ठीक है, बड़ा बनेगा तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और बराबर बनेगा तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इट हैज़ नो यूनिट, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर में अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, कुछ भी रखो क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी कट जाएगा, तो इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। अब आइए समझ लेते हैं मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की इसके बात करेंगे। देखो मैग्निफिकेशन, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये है एक थिन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट को रखा गया इस तरह से, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा तुम इस तरह से रखोगे ना। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है, HI और HO को विथ साइन रखना है, HI और HO को विथ साइन के साथ रखना है, विथ साइन। अब साइन कैसे पता चलेगा, तो देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया तो इसे कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। जो भी डिस्टेंस तुम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करोगे वो डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस तुम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करोगे वो डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर है, अगर इमेज बनता है नीचे, अगर नीचे फॉर्म हो रहा है इमेज तो हाइट ऑफ द इमेज नीचे, इस केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव और इस केस में हाइट ऑफ द इमेज बन जाएगा नेगेटिव। एनी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लो। सपोज इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हुआ, इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी कहीं यहीं पे बना, मान लो कि इमेज पीछे बना, मान लो यहाँ पे, है ना। ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ द इमेज। तो इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी
पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है दोनों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, ये नीचे था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है दोनों। तो यहाँ पे एक बात तुम देखो तो एक ये जो टर्म है HO, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पुट करेंगे, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर में। मतलब ये कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन पे रखा जाए उसके लिए जो पोजीशन है इमेज का उस पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा जाए। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पे रखने पे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज अलग अलग हो जाता है। तो सिर्फ एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, और वो पोजीशन कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज लेंस के सामने ही बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ये हमने देखा है ना रे डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि ये मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा? देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अगर हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ जाए तो मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव आता है। मतलब अगर हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ जाए, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ जाए तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू फाइनली नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव कब आएगा? जब ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। मतलब इन केस ऑफ इन्वर्टेड इमेज, अगर इमेज इन्वर्टेड बनता है तब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब मैग्नीफिकेशन ऊपर का वैल्यू भी प्लस पॉजिटिव, ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा ही और नीचे का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन फाइनली पॉजिटिव आएगा। और इस केस में देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव, इस केस में इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि रियल और इन्वर्टेड के लिए, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव। इतना क्लियर है आई थिंक। मतलब मैग्नीफिकेशन का कंप्लीट वैल्यू डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ द इमेज पे। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव तो मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव। ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया मैग्नीफिकेशन वाले टॉपिक में, एक बार आप जाकर देख लो। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बहुत डिटेल में, इससे ज़्यादा जितना समझ यहाँ पे आ रहा है उससे ज़्यादा समझ आएगा वहाँ पे आपको। चलिए, तो एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया HI/HO, HI/HO। आइए अब आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। रब करें। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू V/U। ये भी देखा लग रहा है ना आपको। यहाँ पे भी U और V को हम साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, V और U को विथ साइन पुट करना है, विथ साइन पुट करना है। U क्या है? U इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, V इज़ द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, V इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब दोनों को हम साइन के साथ पुट करेंगे। साइन कन्वेंशन आपको आता होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप जाकर के साइन कन्वेंशन देख लो एक बार, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ देखो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या था? M इज़ इक्वल टू HI/HO, और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है M इज़ इक्वल टू V/U। अच्छा, लेंसेज के केस में तो V/U है, बट जब हम मिरर्स पढ़ रहे थे तो मिरर्स के केस में क्या था? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U था। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ये किसके केस में था? ये था मिरर्स के केस में। साथ साथ लिखते चले जाओ बगल में, जब तुम रिवाइज करोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मिरर्स में क्या था। बार बार पलट कर आपको देखना ना पड़ेगा, बार बार आपको
पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, दिस इज v माइनस वी बाई यू इज़ फॉर मिरर्स एंड दिस m इज इक्वल टू v बाई यू इज़ फॉर लेंसेज। और ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ये लेंसेज केस में भी एच आई बाई एच ओ होता है और मिरर्स के केस में भी एच आई बाई एच ओ होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फॉर्मूला बना है। तो डेफिनेशन में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, जो डेफिनेशन लेंसेज के लिए सेम डेफिनेशन मिरर्स के लिए। इतना कॉपी कीजिएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, मैग्नीफिकेशन v बाई यू, मैग्नीफिकेशन एच आई बाई एच ओ, दोनों को कंबाइन करते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक नया फॉर्मूला हमें मिलेगा। नया फॉर्मूला क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। v डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अब यहाँ से कोई भी अननोन क्वांटिटी तुमसे पूछे तो तुम बता देना वैल्यू उसका, है ना। ये सब कुछ मैंने सिखाया यार, फिर से मैं फिर से एक बार आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये सब कुछ मैंने कराया है, इससे डिटेल में मैंने कराया है। तो मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन देखना बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला वो भी देखना ज़रूरी। यहाँ पे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अच्छे। इतना कॉपी करो, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एक बात आपको समझ आ गई ना, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड। क्या मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है? हो सकता है जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। जैसे इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। क्या मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हो सकता है? हो सकता है जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हाइट का बने, ठीक है। क्या मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है जब इमेज छोटा बने तब मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है। क्या पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। क्या नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, ठीक है, ठीक ना। लेकिन कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केस में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले जो लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने लिखा था यहाँ पे कॉन्केव के केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट हमेशा बनाता है वो। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा। ये सब चीज़ें सब कुछ डिटेल में आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आने लगेगा। चलिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सॉल्व करना। ट्राई दिस क्वेश्चन इस तरह से है। एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस का गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर का। यू हैव टू फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देखो किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे। हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। फिगर बनाकर दिखा देते हैं, रे डायग्राम बनाकर, फिर इसी तरह से करेंगे। सिंपली बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, जब तक बोला ना जाए, बट समझाने के लिए प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ आ जाए इसलिए बना रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है। इसे मान लेते हैं F1, और जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, मतलब ये हो गया 2F1। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 10, तो ये 10 है तो ये भी 10, मतलब ये पूरा हो गया 20। फोकल लेंथ 10, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट 10 और ये 5, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2F1 एंड F1। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होता है तो इमेज कैसा बनता है, सबको पता है, ठीक है। कैसा बनता है याद है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, है ना। मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये इतना तो पता चल गया आपको। तो नेचर आप ऐसे ही बता सकते हो, अगर रे डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आता है तो, रे डायग्राम प्रॉपरली आता है तो आप बस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देखकर बता दोगे कि इमेज का नेचर क्या होने वाला है और साइज़ क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है या छोटा होने वाला है। मतलब नेचर और साइज़ तो हम ऐसे ही गेस कर पा रहे हैं। आगे फर्दर देखते हैं क्या आता है। तो नेचर तो पहले, नेचर को बाद में करेंगे, पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बना है वो देखना है हमें। तो सबको पता है इमेज कहाँ पे बनेगा, मुझे भी पता है कहाँ पे बनेगा, निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू, अच्छा इससे पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं सबका। फोकल लेंथ और क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ और क्या क्या गिवन है वो सब देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब पहले लिख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ कितना होगा, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ये फोकल लेंथ 10 है, -10 होगा या +10 होगा। अगर कन्फ्यूजन है, साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है तो सुनो, तुरंत समझ आ जाएगा। अगर हम यहाँ से रेज निकालें, रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, पैरेलल रे सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे है उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे,
मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट कोई भी डायरेक्शन हम मेज़र कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन को इसके अपोजिट नेगेटिव, मतलब अगर ये डायरेक्शन आ जाए तो इसे लेना पड़ेगा नेगेटिव। द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द इंसिडेंट रे is taken as positive. The direction along incident ray is taken as positive and the direction opposite to the incident ray, opposite to this direction is taken as negative. तो ये फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये हो गया -10 सेंटीमीटर। देखो कैसा, एक सेकेंड, फोकल लेंथ है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इधर होता नहीं है भाई, सो सॉरी। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो इधर होता है ना, सो सॉरी। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इधर होता है f1 पे। तो देखो ये है 10 सेंटीमीटर्स। अब बता सकते हो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्या ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन देखो सेम है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव +10 सेंटीमीटर्स। बात समझ आ रही है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस साइड पे होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट पैरेलल जा करके जब इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पे तो उसे हम फोकस कहते हैं, तो ये फोकस हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू कितना होगा? 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो हम इससे इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, तो -15 हो जाएगा ये, -15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? और गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा, तो +2 सेंटीमीटर्स। ये सारा वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें निकालना है। सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। थिन लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, सिर्फ थिन लेंसेज के लिए। आगे देखिएगा, v को सब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं, v = uf / u + f डायरेक्टली। u का वैल्यू चेक करो -15, ठीक है, इंटू f का वैल्यू चेक करो 10 डिवाइडेड बाई -15 + 10। सो दिस इज -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -5 माइनस कैंसल, 5 3s are 15, therefore 10 into 3 is 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव वैल्यू आया है। अब पॉजिटिव वैल्यू हम कहाँ मेज़र कर रहे हैं? देखो पॉजिटिव वैल्यू किधर मेज़र करेंगे? अलॉन्ग दिस। अगर हम इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब इसी डायरेक्शन में, मतलब कहीं यहाँ पे होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर पे ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 2f1 किस सेंटीमीटर पे होगा? दिस इज f1, दिस इज f2, सो दिस इज 2f2। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ठीक है, 30 सेंटीमीटर्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो ये पूरा 20 है। अगर ये 10 है तो ये भी 10, तो 10 हो गया 20, मतलब 30 सेंटीमीटर कहीं और दूर लाई करेगा। दैट मीन्स इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, मैंने बोला ना आपको, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे। ये है इमेज, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर पे कैसे? पॉजिटिव वैल्यू है ये ना, पॉजिटिव वैल्यू मतलब इस डायरेक्शन में मेज़र करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में ये है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेज़र करना पड़ेगा, तो ये हो गया इमेज का पोजीशन, ठीक है। अब इमेज मैग्नीफाइड बना है, हमें तो पता है इमेज मैग्नीफाइड ही बनेगा, बट फिर भी साइज़ निकाल लेते हैं। नेचर देखो, नेचर तो पता चल गया ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। देखो ऑपोजिट साइन, ये माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट u और v का साइन ऑपोजिट होता है, u और v का साइन ऑपोजिट होता है, तो कैसा इमेज बनता है? मैंने बताया था रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, पोजीशन निकाल लेते हैं। पोजीशन तो हो गया, पोजीशन है 30 सेंटीमीटर्स लेंस के, मतलब अदर साइड ऑफ द लेंस। एक साइड पे तो ऑब्जेक्ट है, अदर साइड ऑफ द लेंस। साइज निकाल लेते हैं, नेचर भी पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइज निकाल लेते हैं। साइज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? m = hi/ho यूज़ करेंगे, या फिर v और u के टर्म्स में यूज़ करेंगे? v और u के टर्म्स में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम m = hi/ho यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमें ho का वैल्यू पता है, m का वैल्यू नहीं पता, hi का वैल्यू नहीं पता, तो साइज़ भी हम नहीं बता पाएंगे। इस फॉर्मूला को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v / u = hi/ho। हमें चाहिए hi, साइज़ ऑफ द इमेज, तो hi के टर्म्स में सारे फॉर्मूले को लिखेंगे। hi = v/u × ho। v कितना है यहाँ से देख लो, 30 है, u कितना है -15 है, ho कितना है, ho है 2 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ लिख लेंगे 2, तो ये 15 2s are 30, ये माइनस है, माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। -4 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या?
नेगेटिव ऑफ 4 मतलब इमेज का हाइट, तो ये तो पता चल रहा है हाइट ऑफ द इमेज, इसे यूज़ नहीं करेंगे। हाइट ऑफ द इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर्स, बट कैसा नेगेटिव मतलब नीचे। देखो ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर्स का और इमेज बन रहा है 4 सेंटीमीटर्स का, और नेगेटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। देखो मैग्नीफाइड इमेज बना है ना। तो टेबल बहुत ज़रूरी है, रे डायग्राम का टेबल आपको याद होना चाहिए। किस पोजीशन पे रखने पे इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से तो सारी चीज़ों को हमने निकाल लिया। नेचर हमें पता चल गया, रियल इन्वर्टेड है, पोजीशन हमें पता चल गया, ठीक है। लेंस के दूसरे साइड पे बना है 30 सेंटीमीटर पे, साइज़ भी पता चल गया। ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये इन्वर्टेड इमेज बना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये सब हमने कर लिया। चलो एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल सेक्शन से। आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, सारा क्वेश्चन का टॉपिक और कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। एक बार इससे पहले बट मिरर्स कर लेना कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर्स। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड इज फर्स्ट वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, सेकेंड रियल एंड 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, थर्ड रियल एंड 1/3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सॉल्यूशंस एंड जो कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन तुम खुद से करोगे। मैं खुद से बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपको यूज़ करना है, किस तरह से होगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन तो खुद से बता देंगे। अब करना क्या है, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स। हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, ये बात तो सबको पता है। Find the distance of the object from the lens if the image formed is, you have to find the distance of the object from the lens। फर्स्ट में है इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड 3 टाइम्स, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समझो इसको। जिनको समझ आ रहा है वो बना सकते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है समझेंगे। ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ गिवन है, ये होता है फोकस f2, और ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस हमें पता है। अब कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस क्या, सबसे पहली बात तो ये है, क्या ये वर्चुअल इमेज बना सकता है, बना सकता है। रियल बना सकता है और वर्चुअल दोनों बना सकता है। लेकिन वर्चुअल ये कब बना सकता है, सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशन है जब ये वर्चुअल बनाएगा। तो ये वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन के लिए बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 और O के बीच में रखें तब ये वर्चुअल इमेज बना सकता है। कैसे, देखो देखो रे डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एक रे ये गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करता है, सबको पता है। ये एक रे ये गया, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है और इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखो बना ना वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज। ये था ऑब्जेक्ट ए बी, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, और ये है इमेज ए डैश बी डैश। तो क्या कह रहा है हमसे, वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल इमेज तो सिर्फ इसी पोजीशन के लिए बना सकता है कॉन्वेक्स लेंस, और किसी पोजीशन के लिए तो बना नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा जाएगा तभी बनाएगा वर्चुअल। और कैसा इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है। तो ये क्या मैग्नीफिकेशन के बारे में हमें बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे गिवन क्या है, मैग्नीफिकेशन कितना, 3। अच्छा 3 में क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने आपको बताया था वर्चुअल के केस में वर्चुअल के केस में हमेशा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, इमेज का हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव बना देगा पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन हो गया पॉजिटिव। मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमें पता चल गया। अगर हम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स। अच्छा है, यू का वैल्यू हमें पता करना है, यू पता करना है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है, सॉरी मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ गिवन है, हमें यू का वैल्यू पता करना है। कैसे करेंगे ज़रा यहाँ देखें। अगर हम इसे इस तरह से लिखें, इसका मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला v डिवाइडेड बाई u इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ से v का वैल्यू हम निकाल आएँ तो निकल आएगा 3u। v का वैल्यू आ गया 3u। हमें क्या चाहिए, हमें u का वैल्यू चाहिए।
तो अगेन दूसरा फॉर्मूला v इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला देखो, उफ डिवाइडेड बाय u प्लस एफ, याद आया? ये है लेंस फॉर्मूला। मिरर के केस में यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। चलो u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू कुछ भी नहीं है, u लिखेंगे। f का वैल्यू क्या है? f का वैल्यू प्लस 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, अच्छा v का वैल्यू भी तो हमें पता है ना, v का वैल्यू है 3u लिखेंगे, u प्लस 12, यहाँ से u कैंसिल, 3 4 12 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया u प्लस 12 is equal to 4. So from here we get u is equal to 4 minus 12. That means object distance कितना है? Object distance है -8 सेंटीमीटर्स। देखो -8 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है। सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। इंसिडेंट रे देखो इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव का मतलब है कि इधर इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में कितना है? -8, इस डायरेक्शन में है 8। फोकल लेंथ कितना है? 12 से कम होगा। ये पूरा का पूरा फोकल लेंथ ये है यहाँ से यहाँ तक, ये है 12 सेंटीमीटर्स। 8 मतलब कहीं यहाँ पर, यही ना 8 सेंटीमीटर, देखो आ रहा है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने से वर्चुअल, इरेक्ट और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलेगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, आइए। अब कह रहा है रियल होना चाहिए और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होना चाहिए। रियल भी होना चाहिए और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होना चाहिए। देखो मैग्नीफाइड 2 तरह का इमेज बनता है कॉन्वेक्स के केस में, एक तो बनता है रियल और मैग्नीफाइड, एक बनता है, देखो इसीलिए मैंने कहा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ये सब क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। ये सब बेस्ट क्वेश्चंस मैंने लिया है, 2 बेस्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इससे पहले वाला प्रैक्टिस के लिए जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में था, और ये क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर का बेस्ट क्वेश्चन है। देखो मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज 2 तरीके से बनाता है। मैग्नीफाइड 2 तरीके से बनाता है, एक तो रियल बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, और दूसरा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट वाला सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ये हमने डिस्कस अभी जस्ट किया। वर्चुअल और इरेक्ट के साथ मैग्नीफाइड का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, 3 टाइम्स बड़ा बना है, मतलब क्या? मैग्नीफाइड। तो एक सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वर्चुअल और इरेक्ट वाला, और रियल इन्वर्टेड वाला सिचुएशन को अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसा पोजीशन था जिसमें ऑब्जेक्ट रियल हो, इन्वर्टेड हो और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो? ऐसा कोई सिचुएशन था? यस, इससे पहले वाले क्वेश्चन याद करो, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम F1 और 2F1 के बीच में रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 बना था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 बना था और मैग्नीफाइड बना था। याद करो, रियल इन्वर्टेड बना था। समझ आ गया? तो यहाँ पे भी आपको सेम कैलकुलेशन करना है, और इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका कमेंट करना आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। रियल है और 1/3 टाइम्स है, मतलब मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड में क्या होगा? मैग्निफिकेशन -3 होगा। ठीक है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन, तो इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए, ताकि आपको बनाने में थोड़ा हेल्प मिल जाए। इस केस में मैग्निफिकेशन -3 होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी है नेगेटिव। नेगेटिव में कितना? 1/3, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बना है। 1/3 का क्या मतलब? ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर लंबा है तो 1/3 मतलब इमेज बना है 10 सेंटीमीटर का। समझ आ रही है बात? तो इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? सेम प्रोसेस यही रहेगा। आपको बताना है इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, और विथ रे डायग्राम बनाना है। इन तीनों क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी को विथ रे डायग्राम इस तरह से बना करके अच्छे से एनालाइज करो कि किस तरह बनेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे डिमिनिश्ड इमेज और रियल इमेज बनता है। रियल एंड डिमिनिश्ड बना सकता है कॉन्वेक्स, रियल और डिमिनिश्ड भी बना सकता है। किस पोजीशन पे बनाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी और सी आप खुद से बना करके आंसर कमेंट करोगे, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये सब हमने किया है। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ये मिरर्स के केस में हमने बहुत डिटेल से किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप करता जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टॉपिक नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। जो नया क्वेश्चन होगा आपने उसको देखा भी नहीं होगा कहीं ना, आपके एनसीईआरटी में कहीं, तो वहाँ से एक और नया आपको लॉजिक मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसको रब करेंगे, कॉपी कर लें जो भी कॉपी करना है।
एक लास्ट कॉन्सेप्ट, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसके बाद ख़त्म करेंगे ये टॉपिक, ये लेक्चर। चलिए देखिए, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया, इस कॉन्वेक्स लेंस को किसी मीडियम में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये मीडियम, बाहर का मीडियम अब एयर नहीं है, अब किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया गया। आपको 3 अलग अलग कंडीशंस गिवन है कि वो मीडियम, फर्स्ट केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जिसमें डाला गया इस लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, n1 है, और लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। लेंस जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। कंप्लीट द रे डायग्राम व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। सेकेंड, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम जो बाहर में है। एंड थर्ड केस व्हेन n1 इज इक्वल टू n2। आपको तीनों केस में रे डायग्राम को कंप्लीट करके बताना है कैसा रे डायग्राम बनेगा। ट्राई करेंगे खुद से, वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, एक बार तो ट्राई करेंगे खुद से। चलिए देखिए, हो गया। आइए देखिए, तो फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कंप्लीट द रे डायग्राम व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2। अब दोनों मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो इस फर्स्ट केस के लिए हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा n1, n1 इज़ डेंसर मीडियम, और n2 क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। ये बात तो सबको समझ आ रही है, रेयर और डेंसर तो आपको पढ़ाया है मैंने, रेयर एंड डेंसर मीडियम। अगर आप लेक्चर देख कर यहाँ तक आ रहे हो, सारा लेक्चर कम्प्लीटली जिस तरह से सीक्वेंस वाइज, सीरीज़ वाइज जिस तरह से लेक्चर बना है उस तरह से अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, लाइट रे डेंसर से रेयर, ठीक है, ये है डेंसर और ये है रेयर। अब यहाँ से लाइट रे जब इमर्ज करेगा तो ये है n2 है आपका रेयर मीडियम और n1 है डेंसर मीडियम। तो n2 से n1 जब जाएगा, मतलब डेंसर से, सॉरी, रेयर से डेंसर जब जाएगा, रेयर से डेंसर, तो लाइट रे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। n1 है डेंसर, ये n1, ये है डेंसर अभी के लिए, और n2 ये है रेयर अभी के लिए। तो रेयर से डेंसर जा रहा है, n2 से n1 जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। n2 इज डेंसर, n2 इज रेयर। तो फर्स्ट केस में तो रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रहा है ना, रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रहा है। आपको इस रे को देखना है जो ये लेंस के अंदर है, ये रे, ये n2 है, मतलब n2 है आपका रेयर और n1 है आपका डेंसर। रेयर से डेंसर तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, उसके लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? तो देखो, ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ये सबको पता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल, मान लो इस सरफेस का, इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पे है, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा इस तरह से, और इस पॉइंट का नॉर्मल यहाँ पे होगा इस तरह से। इसे मान लेते हैं नॉर्मल n, इसे ही मान लेते हैं नॉर्मल n। नॉर्मल हमने बनाया, ठीक है। लाइट रे n2 से n1 जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइट रे कुछ इधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगा, और ये लाइट रे भी कुछ इधर बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल। समझ आ रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब डाइवर्ज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है? व्हेन n1 इज लेस देन n2, मतलब अब n2 ज़्यादा हो गया। अब n2 ज़्यादा मतलब सेकेंड केस में अब n2 हो गया डेंसर और n1 हो गया रेयर। n2 हो गया डेंसर और n1 हो गया रेयर। तो इस केस में कैसा रे बनेगा? इसी में सारा खूब बना रहे हैं, ज़्यादा टफ है नहीं। अगर आपको रेयर डेंसर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, अब जा रहा है डेंसर से रेयर, अब जा रहा है डेंसर से रेयर। n2 क्या है? n2 है, देखो n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो n2 हो गया डेंसर और n1 बन गया रेयर। अब कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से ये बेंड कर जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये सेकंड। तीसरा केस व्हेन n1 इज इक्वल टू n2, अब n1 और n2 बराबर हो गया, तो अब क्या होगा? अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, क्या बेंडिंग ऑफ लाइट होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, सीधा सीधा ये राइट रे इस तरह से पैरेलल
निकल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जिस पॉइंट पे टकरा रहा है, हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उस पॉइंट पे आप सबसे पहले नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल बनाने के बाद आप देखोगे कहाँ से कहाँ जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, n1 ज़्यादा तो n1 n2 में n1 ज़्यादा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका वो ज़्यादा डेंसर, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस का सिनेरियो था। इसी तरह से अगर आपको कॉनकेव लेंस का सिनेरियो में क्वेश्चन पूछे, कॉनकेव लेंस के सिचुएशन में क्वेश्चन करे, तो इसी तरह से आपको रिप्लाई करना है, इसी तरह से आपको आंसर करना है। देख लेना है आपको ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लेंस का है, और अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल गया तो देखो किस कंपैरिजन में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, आप ट्राई करना घर पे। सेम क्वेश्चन, अब कॉन्वेक्स के प्लेस पे हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, और ये भी किसी मीडियम में डाला गया, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। रे ऑफ लाइट को आपको कंप्लीट करना है। ये रे ऑफ लाइट क्वेश्चन यही है, कंप्लीट द रे डायग्राम। फर्स्ट वन, n1 ग्रेटर देन n2, n1 लेस देन n2, n1 इक्वल टू n2। इन सारे केसेस में आपको इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं आज की लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपको पढ़ाया जाएगा जब दो लेंसेज को ऐसे चिपका कर रख दिया जाए तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी कराया जाएगा कि एक लेंस से कंप्लीट इमेज देखने के लिए इस लेंस को कितना छिपाया जाए या फिर कितना इसे ओपन किया जाए। ब्लैक पेपर से अगर हम लेंस का हाफ पार्ट को छिपा देते हैं तो क्या उस हाफ रिफ्रैक्टिंग पार्ट से हम पूरा इमेज देख सकते हैं या पूरा रियल इमेज बना सकते हैं कि नहीं। फोकल लेंथ और फोकस पे बात करेंगे। ठीक है, क्या हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से कॉनकेव का फोकल लेंथ बता सकते, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं कि नहीं। सोचो खुद से, फोकल लेंथ कैसे मेज़र करोगे। एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करोगे, जिस रिफ्रैक्शन के पास जिस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट जाएगा वो आपका हो जाएगा फोकस। मतलब जिस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा, जब रे इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आता है तो इमेज बनता है फोकस पे, ये बात पता है सबको। तो इन्फिनिटी से रेज आया, इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। तो फोकस पे जहाँ पे इमेज बन रहा है हम ऑप्टिकल से फोकस का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, हमें फोकस पता चल जाएगा, हम मेज़र कर सकते हैं। बट हम कॉनकेव का, ये कॉन्वेक्स था सॉरी, हम कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ मेज़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस केस में वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो हम वर्चुअल इमेज को कहाँ पर ऑब्टेन करेंगे, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। अगर वैल्यूज़ गिवन हो, u, v और सबका वैल्यूज़ गिवन हो तो लेंस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फोकस निकाल सकते हैं, इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। थैंक यू वेरी मच।